बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मिस्टर राजेश कुमार फिजिक्स डिजाइनर की तरफ से फिर मैं एक वीडियो के साथ आपके साथ जाहिर हूँ, मौजूद हूँ। क्योंकि इसके पहले जो मेरा वीडियो बना है उसमें हमने कहा था कि जो इक्वेशन बना है I = I0 sin ओमेगा टी, वो कैसे बना हुआ है और किस तरह से और कहाँ से आया है। इसके लिए हम लोग एक टॉपिक लेंगे और हमारा टॉपिक होगा हम सभी का AC जनरेटर। क्योंकि AC जनरेटर से जो करंट बनेगा वो AC करंट ही आता है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि AC जनरेटर है क्या, और 12 का जो सिलेबस है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि AC जनरेटर है क्या। और इस साल के इस साल का जो सिलेबस हमारा है उसमें है भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं AC जनरेटर है क्या। AC जनरेटर, AC जनरेटर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि AC जनरेटर है क्या, या कोई भी टॉपिक है तो किस तरह से उसकी पता हमें होनी चाहिए। AC जनरेटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये यूजुअली आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। जनरेटर देखे होंगे, वही जनरेटर है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे भी कि ऐसी जनरेटर है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे करंट देता है, कौन कौन से पार्ट्स मेन पार्ट्स होते हैं। तो ऐसी जनरेटर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, तो मैकेनिकल एनर्जी में होता है कि आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में एक डीजल सेट होता है, उसके साइड में ऐसे लॉन्ग ऐसे बना रहता है जो कि अल्टरनेटिव होता है, और वहाँ पे एक व्हील होते हैं, व्हील में हम लोग ऐसे करके चलाते भी हैं हाथ से अपना, और डीजल सेट होता है। तो डीजल सेट चलेगा तो उसके एक्सल से जुड़ा रहता है, फिर वो अल्टरनेटिव जो उसका आर्मेचर होगा वो मूव करता है, फिर इस तरह से फ्लक्स चेंज होगा और करंट। तो इसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिफिनीशन होगा। डिफिनीशन, इट इज एन electrical device which converts mechanical energy into electric energy is called AC generator। AC generator is called AC generator। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी जैसे किसी एजेंट के द्वारा किया हुआ एनर्जी हो, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे डीजल सेट होता है, डीजल सेट को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के बाद डीजल सेट चलेगा, और फिर उसमें जो उससे कनेक्ट होता है फ्लक्स, ये एक्सल, और एक्सल यानी आर्मेचर वो मूव करेगा, फिर वहाँ पे आर्मेचर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के हिसाब से वो फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज करने के बाद में करंट बनता है, ऐसी करंट कॉइल्स में, आर्मेचर में। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। अभी इसकी अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ज़्यादा लॉन्ग डिफिनीशन या डेरिवेशन नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से जो है बोर्ड की एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। बस आपको जब कॉपी चेक किया जाता है उसमें बस मोटो दिखाया जाता है बच्चों का क्या सेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा छपाई करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। हम लोग भी बहुत सारों से बोर्ड में जाते हैं, कॉपी वगैरह चेक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक लाइन दिया तो उसमें 5 लाइन 10 लाइन बनाते हैं, उससे कोई मुनाफा नहीं होता। एजेक्ट आपका कॉन्सेप्ट देखना होता है कि एजेक्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह का कॉन्सेप्ट रखते हैं और क्या जानते हैं। तो हम लोग यहाँ ये लिखते हैं इट इज बेस्ड
It is based on Faraday's law. Faraday's law for electromagnetic induction. इसी में बेस्ट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट डू मीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि किसी कॉइल आर्मेचर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें अपने आप ही एक करंट इंड्यूस होता है. तो ये हम लोग का फैराडेज लॉ है. फैराडेज लॉ में कहा भी गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फैराडेज लॉ. तो फैराडेज लॉ के हिसाब से उस पर चेंज करता है. ठीक है. तो अब इसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे कि एसी करंट का डायग्राम क्या होता है. ठीक है. तो ऐसे हम लोग बोले कंस्ट्रक्शन एसी करंट का कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे एक फिगर लिया जाएगा और ये हम लोग का फिगर होगा इस टाइप से. यहाँ पे एन पोल है, एन पोल हो गया और यहाँ पे एस पोल हो गया. ऐसे ये मैग्नेटिक पोल है, परमानेंट हैवी मैग्नेट, जिसका एन पोल को इधर रखा गया और एस पोल को इधर रखा गया है. इसका एस पोल इधर होगा और इसका एन पोल इधर होगा. तो दो मैग्नेटिक, यहाँ पे दो पोल बने, दो मैग्नेटिक जो पोल हैं उसके बीच में हम लोग एक आर्मेचर लेते हैं. ये एक आर्मेचर है एक्सल के साथ यहाँ पर, और दो स्लिप रिंग होंगे. यहाँ पे रिंग है, दो स्लिप रिंग है. ये एक तरह का हैंडल है ये. और यहाँ कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश है. ये रहा. ये रहा हम लोगों का R1 एंड R2 स्लिप रिंग, R1 एंड R2. और यहाँ से दो टर्मिनल जो कि आउटपुट होगा ऐसे, ये आउटपुट होगा. और एक बल्ब हम दिखा देते हैं कि ये बल्ब है. ऐसे करंट ये आउटपुट हो गया. ठीक है. और ये आपका आर्मेचर है. आर्मेचर इसी का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर ऐसे लगाया हुआ है और ये मूव कर रहा है. एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन. एग्जामिनेशन में बुकों में दिया रहता है, बहुत ही जटिल, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा फिगर होता है. लेकिन वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट बनाए तो उस तरह से फिगर बनाए ताकि एग्जामिनर को पता भी चल जाए और लोग समझेंगे कि किस तरह का फिगर है, ईजी में. तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल हो गया, फिर इधर एक साउथ पोल हो गया. तो जो स्पेस बन रहा है, इसी स्पेस में सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ रेक्टेंगुलर, जिसको हम लोग आर्मेचर बोलेंगे, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर को और लपेट दिया गया है, ऑन किया गया है, सो मेनी टर्न्स. और इसका एक जो इंड है ये R1 के साथ में है और दूसरा इंड R2 के साथ है. और फिर यहाँ कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश B1 और ये कार्बन ब्रश B2 है. अब यहाँ से दो टर्मिनल लिया गया, एक टर्मिनल ऐसे निकाले हम लोग जो कि हमारा आउटपुट होगा. ठीक है. आउटपुट होगा और वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बल्ब को हम लोग यूज किए हुए हैं ताकि ऐसे ये बल्ब रहा. या कोई भी डिवाइस एप्लियंस, आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लगा सकते हैं, लोड भी बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये कंप्लीट एसी जनरेटर का एक डायग्राम है और इसके बेस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है. तो कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर. मेन पार्ट्स. तो नंबर 1 है फर्स्ट आर्मेचर.
आर्मेचर। आर्मेचर है क्या, पहले इसको समझ लीजिए कि आर्मेचर है क्या, समझना जरूरी है। फिजिक्स में ये सब तो बहुत जगह मिलेगा, बुक में मिलेगा, नेट पे बहुत कुछ दिया हुआ है, डिफिनेशन तरह तरह के डायग्राम से, लेकिन समझना उचित है। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि फिगर और मैथमेटिक्स, फिगर और मैथ अगर है आपके पास तो फिजिक्स को ईजी में लिख सकते हैं। लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप फिगर को समझ लेंगे तो आप बना सकते हैं। इससे फिगर से ही देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, बस इसको देख करके हम लोग बनाते जाना है। तो आर्मेचर जो है ये सॉफ्ट आयरन कोर का एक रेक्टेंगुलर शेप है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये तो मोबाइल है, इस टाइप का है, इसी शेप का, और सॉफ्ट आयरन कोर का है रेक्टेंगुलर इस शेप में। अब इसमें दो वायर लेते हैं, नंबर ऑफ वायर जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये केबल है, इसके दो एंड हैं, और हम इसे इस तरह से या ऐसे भी लगा सकते हैं। हम ऐसे इसमें नंबर ऑफ कॉपर्स वायर्स जो हैं इसमें अभी इंसुलेटेड होता है। एक एंड ये है जो कि हम R1 से किए, और दूसरा एंड हम R2 से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर इसमें एक्सल होता है, देखिए ये इस तरह से जो है कि यहाँ पर एक्सल भी होगा। तो उसी एक्सल में R1 एंड R2 दो स्लिप रिंग को अटैच कर दिया जाता है, जिसमें एक एंड वायर का और दूसरा R2 में लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे जो स्लिप रिंग है उस रिंग में हम एक B1 एंड B2 दो कार्बन ब्रश लगा देंगे, और यहाँ से दो टर्मिनल लेंगे जो हमारा आउटपुट होगा। इसको एक पॉजिटिव बोलेंगे, एक नेगेटिव बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बल्ब से ज्वाइन कर दिए। तो आर्मेचर इस तरह का है कि आर्मेचर सॉफ्ट आयरन कोर है। इट इज consist of soft iron core, soft iron core, over it number of turns of copper wire wound, wound, okay, this is called armature, इट इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर इसी को बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर होगा, रेक्टेंगुलर इन शेप का होगा, उस पर हम लोग नंबर ऑफ कॉपर वायर, वो भी इंसुलेटेड, सबको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की तरह उसमें हम लोग लगा देंगे, यानी उसको लपेट देते हैं। इसको हम लोग बोले लपेटना यानी ऑन्ड कर देना, ठीक है। तो उसमें दो एंड हो गया, एक आप R1 में लगा दीजिए और दूसरा आप R2 में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, हो गया आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट होगा मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। नंबर 2 जो है वो है फील्ड मैग्नेट। ये फील्ड मैग्नेट है। फील्ड मैग्नेट जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, सब कुछ फिगर में दिया हुआ है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। मेरा जो डिस्कशन है, मेरी सोच है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ी कमी होता है कि याद रखना। तो याद रखने में फिजिक्स में कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है कि पहले फिगर बना लीजिए और इसी से सब आप डील कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपको दो मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो फील्ड मैग्नेट टू हैवी परमानेंट magnet, two heavy permanent magnet is placed in such a way that the armature can be rotated freely about an axis. Two heavy permanent magnet is placed in such a way that the armature can be rotated freely about an axis. तो इसे हम लोग फील्ड मैग्नेट बोलते हैं कि दो हैवी परमानेंट मैग्नेट, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ प्लेस किया गया है, सिचुएट किया गया है, जिसके बीच में इन बिटवीन द
साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ए आर्मेचर कैन बी रोटेटेड फ्रीली. दिस इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट. मतलब यहाँ पे हैवी फील्ड मैग्नेट बनता है. फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा, क्योंकि अगर आप देखिए कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल को कंसिडर कीजिए कहीं. यूनिट नॉर्थ पोल को कंसिडर करेंगे और ये हैवी परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसे ये रिपेल करेगा और इसे अटैक करेगा. यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में आर्मेचर रोटेट करेगा फ्रीली, तो फ्लक्स चेंज करता है. और फराडे ने कहा है कि जहाँ फ्लक्स चेंज किया कि उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उसी को तो हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं. आइए नेक्स्ट हो गया नंबर 3, स्लिप्ड रिंग्स. स्लिप्ड रिंग, स्लिप्ड रिंग R1 and R2 be the two slipped ring are joined with axle of armature joined with axle of armature. R1 and R2 be the two slipped ring are joined with axle of armature. तो जो R1 और R2 है, इसे हम लोग आर्मेचर के साथ जो कनेक्ट है आपका एक्सल, उस एक्सल के साथ में ये ज्वाइन किया हुआ है. क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सर्किट बन रहा था आर्मेचर का, तो एक दिन हम R1 से ज्वाइन करेंगे और दूसरा हम R2 से करेंगे. ठीक है, तुम्हारा सर्किट पूरा हो, फिर इसके बाद में करंट आएगा. तो हम यहाँ इस तरह से एक लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में. और नेक्स्ट है और लास्ट है इम्पोर्टेंट, ये रहा हम लोग का कार्बन ब्रश. नेक्स्ट और लास्ट होगा कार्बन ब्रश. नंबर 4 कार्बन ब्रश है. कार्बन ब्रश, तो B1 and B2 be the two carbon brush are joined या attached भी लिख सकते हैं. joined with ring, slipped ring R1 and R2. तो कार्बन ब्रश जो लगा हुआ है वो स्लिप्ड रिंग हमारा है, वो स्लिप्ड रिंग के साथ अटैच किया हुआ है. ठीक है, तो ये हम लोग का मेन पार्ट्स ऑफ जनरेटर है, एसी जनरेटर है. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि आर्मेचर, मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट, और फिर इसके बाद में स्लिप्ड रिंग R1 एंड दूसरा हो गया तो कार्बन ब्रश हो गया. यही मेन पार्ट्स होता है जनरेटर का. और बाद में जो लगा रखा है वो सब डीजल सेट है, वो जनरेटर का पार्ट नहीं होता है. तो वो तो मैकेनिकल है, वहाँ से मूव करेगा तो फिर आर्मेचर हमारा मूव करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, फिर इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है इसमें. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. हमने देखा कि यहाँ पे इसकी डिफिनीशन, फिर इसकी प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया. अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे करंट, यानी वर्किंग थ्योरी. पूरा नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट हम लोग का है वर्किंग थ्योरी. वर्किंग थ्योरी तो सबसे पहले कहा गया था इसमें कि ये फैराडे लॉ पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है और टी टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
So now एंगुलर स्पीड, क्योंकि आर्मेचर का जो एंगुलर स्पीड ओमेगा, अगर मान लेते हैं कि टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो तो थीटा बाई टी, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे फ्लक्स, क्योंकि हमें फैराडे लॉ पे ही देखा गया है कि फैराडे लॉ से ये रिलेटेड है, उस पर डिपेंड करता है। तो फैराडे लॉ के लिए हम लोग सबसे पहले फ्लक्स देखेंगे। अगेन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये होता है बी ए कॉस थीटा बाई फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये रहा फैराडेज लॉ है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है। अब नेक्स्ट फाई का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो माइनस डी फाई, तो बी ए कॉस थीटा बाई टी। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, तो माइनस डी बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। इसकी डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी ए हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि टी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बाहर करेंगे, तो माइनस बी ए, और यहाँ हो गया कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है। और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन आप सभी को पता होगा कि वो साइन में होगा। हाँ, तो यहाँ पे सी है, तो सी के लिए निगेटिव आता है, जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया, निगेटिव फिर यहाँ निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ए। ठीक है। कॉस थीटा तो साइन आ जाएगा यहाँ, साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें क्या करना होगा कि आपको कैलकुलस में बताई गई होगी चेन रूल, या फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले ओमेगा टी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर ओमेगा टी को टाइम से, इस तरह से आपका ओमेगा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, देयरफॉर ई इक्वल टू हो गया बी ए साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें हम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 है नहीं, बहुत सारे शो में नंबर ऑफ टर्म्स और कॉपर वायर का जो हम लोग 1 किए हैं आर्मेचर के ऊपर, तो अगर मान ले कि n है ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, सबसे पहले EMF मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे EMF जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर ई नॉट इक्वल टू एन ओमेगा बी ए, ये पिक वैल्यू है, या मैक्स वैल्यू बोल सकते हैं, पिक वैल्यू, पिक और मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC EMF या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो देयरफॉर ई इक्वल टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए अभी आ गया, AC जनरेटर से कैसे AC EMF बना हुआ है। अब यहाँ नेक्स्ट, इफ आर बी द रेसिस्टेंस इन वायर, जो वायर लगा हुआ है आर्मेचर में, उस वायर में अगर रेसिस्टेंस आर है, रेसिस्टेंस इन वायर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों को पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो देयरफॉर I इक्वल टू V यानी EMF डिवाइड बाई आर, और EMF का वैल्यू ई नॉट डिवाइड बाई आर और साइन ओमेगा टी। और यहाँ देखिए EMF डिवाइड बाई आर, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करंट होगा, आई नॉट वाला होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया ऐसे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ये रहा हम लोगों का AC करंट। ये भी इंस्टेंटेनियस होता है, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस AC करंट, क्योंकि टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस टाइम लगा हुआ है, कैपिटल T नहीं है,
यहाँ पे स्मॉल टी में तो इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर से। तो हम लोग एसी जनरेटर से करंट फाइंड कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग ईएमएफ भी फाइंड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से हम लोग का फिर होगा एसी करंट मीन वैल्यू और फिर आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसकी जो बेसिक नोट्स है जो आप 12 में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसे हम अपने जो बॉक्स है उसमें हम नोट्स पीडीएफ बना करके डाल देंगे, आप लोग मेंटेन भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो जो बोर्ड लेवल का जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी डील करेंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी थ्योरी नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स भी आता है, उसको कैसे बनाते हैं इसे, तो अभी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत परेशानी नहीं होती है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। हाँ, बशर्ते कि हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने एसी करंट और फिर इसके बाद में यहाँ पे हम लोग एसी जनरेटर का भी डील किए हैं, और फिर नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। फिर इस तरह से डेली एक एक वीडियो मिलके चला जाएगा। और हम लोग जल्दी से, जैसे कि एग्जामिनेशन 15 फरवरी तक है, मेरी सोच जहाँ तक है कि मैं वहाँ तक आपको कंप्लीट जो है कि कंप्लीट कर दिया जाए और कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।